तन को 100 बंदिशें, मन को लगी न रोक, तन की 2 गज कोठरी, मन के तीनों लोग। दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा मॉर्निंग लाइव शो कार्यक्रम बिहार बिहान में। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट प्रतिभा। जी हाँ, जब हम जीवन में कुछ बेहतर पाने की कोशिश करते हैं तो हमें अपना मन बहुत संयमित रखना पड़ता है। सिर्फ तन को ही हम संयमित रखें और अपने आप को एक कोठरी में बंद कर लें, घर में बंद कर लें, तो इससे हमारा कुछ भी बेहतर होने वाला नहीं है। ज़रूरत है कि हम तन को बिल्कुल वैसे ही छोड़ दें, लेकिन मन को संयमित रखें, मन को काबू में रखें। इससे हम बहुत कुछ बेहतर जीवन में हासिल कर सकते हैं। तब और भी ज़्यादा हमारी राहें आसान हो जाती हैं जब हम मन को संयमित रखते हैं और उसमें अच्छे विचारों का यानी कि सुविचारों का प्रवेश करते हैं, समावेश करते हैं। इसीलिए हर रोज़ कार्यक्रम बिहार बिहान में हम आपके लिए लेकर आते हैं आज का सुविचार। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का सुविचार। कुछ ऐसा जीवन जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो। कुछ ऐसे सीखो जैसे कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। तो देखा दर्शकों आपने आज का सुविचार। जी हाँ, ये ऐसे विचार हैं, ये ऐसे सुविचार हैं जिनका अगर हम अपने जीवन में समावेश कर लें, अगर इनको अपने जीवन में शामिल कर लें, इन पर हम चलने की कोशिश करें, इन बातों को समझने की कोशिश करें, तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन जो है वो एक बहुत ही सुंदर जीवन बन जाता है। ये तो बात हुई दर्शकों आज की सुविचार की। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर इंसान जब कोई न कोई कार्य करता है, बेहतर कार्य करने की कोशिश करता है, तो हर दिन कुछ न कुछ ऐसा खास होता है। जी हाँ, हर दिन को हम खास बनाते हैं और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम जानें कि क्या है आज के दिन की खासियत, क्या है आज का इतिहास, आज का दिन इतिहास के पन्नों में क्यों दर्ज है, क्यों हम आज के दिन को याद करते हैं, क्या कुछ घटित हुआ था आज के दिन। ये तमाम बातें इस सेगमेंट में हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का इतिहास। 4 अक्टूबर आज ही के दिन 1824 में मैक्सिको ने नया संविधान बनाया और फेडरल रिपब्लिक बना। आज ही के दिन 1830 में नीदरलैंड ने अलग होकर बेल्जियम साम्राज्य बनाए। आज ही के दिन 1884 में हिंदी के प्रमुख साहित्यकार और आलोचक रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ। आज ही के दिन 1943 में यूएस ने जापानियों से सोलोमन पर कब्जा कर लिया। तो जाना आपने कि आज की तारीख में क्या राज छुपा हुआ है, आज का दिन क्यों खास है और आज के इतिहास में कौन सी ऐसी घटनाएं जो हैं वो दर्ज हुई हैं। ये देखा आपने आज के इतिहास में। अब कार्यक्रम को हम थोड़ा सा गति देंगे और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज की एक खास खबर की। जी हाँ, हर रोज़ कार्यक्रम बिहार बिहान में हम आपके लिए एक बहुत ही खास खबर और काम की खबर जिसे हम कह सकते हैं वो हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज जो खबर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो खबर स्टूडेंट्स के लिए है, छात्रों के लिए है और बहुत ही अलार्मिंग खबर है। ये खबर आपके लिए स्टूडेंट्स खास खबर यह है कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के स्नातक पार्ट 1 और पार्ट 2 साथ ही साथ पीजी सेमेस्टर 1 और 2 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जो है वो बढ़ा दी गई है और ये तिथि 12 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसीलिए जो भी छात्र अब तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं उनके लिए ये बहुत ही अलार्मिंग खबर है कि 12 अक्टूबर तक जो तिथि आपके लिए बढ़ाई गई है, इस तिथि के अंदर ही जाकर आप अपना फॉर्म भर लें और परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। ये तो बात हुई दर्शकों आज की खास खबर की। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज़ कार्यक्रम बिहार बिहान में तमाम पड़ावों को पार करने के बाद सबसे ख़ास पड़ाव हमारे बिहार बिहान का आता है जब हम आपको आज के अपने ख़ास मेहमान से रूबरू कराते हैं, उनसे मुखातिब करवाते हैं। आज हमारे बीच ऐसे कौन से मेहमान हैं जिनके विषय में हम जानेंगे, जिनकी अचीवमेंट्स के बारे में हम जानेंगे, उनकी अनुभूतियों के बारे में जानेंगे, उन्होंने क्या कुछ जीवन में हासिल किया है, कैसे हासिल किया है कि वो आज हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। हर इंसान एक दूसरे से कुछ ना कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करता है क्योंकि हर इंसान में खासियत होती है। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हमारे जो ख़ास मेहमान हमारे बीच मौजूद हों, उनके जीवन से कुछ मोटिवेशनल, कुछ इंस्पिरेशनल, कुछ प्रेरणादायक आपके लिए भी हो, हमारे लिए भी हो। तो चलिए बिना देरी किए आपको मैं बताना चाहूँगी कि आज हमारे बीच जो बहुत ही ख़ास मेहमान आज बिहार बिहान की सुबह को प्रेरणादायक करने के लिए उपस्थित हैं, मौजूद हैं, आपसे मैं रूबरू कराना चाहूँगी। आप हैं डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव। आप कुलपति हैं यानी कि वाइस चांसलर हैं राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद।
सबसे पहले रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत पूरे बिहार बिहान इस मंच पर आपका। आपके बारे में अगर मैं दर्शकों को बताना चाहूँ तो आप यूपी के इलाहाबाद से आपका ताल्लुक़ है, आप वहाँ के रहने वाले हैं, मूल निवासी हैं। परिवार में आपके कौन कौन हैं और आपकी शिक्षा दीक्षा एजुकेशनल जो सीढ़ी है वो आपने शुरुआत कहाँ से की? ये तमाम बातें हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। बेसिकली जैसा आपने बताया कि मेरा ताल्लुक़ इलाहाबाद से है, उस समय के आज के प्रयागराज और उस समय के इलाहाबाद में ही मेरा जन्म हुआ। मेरी इनिशियली पूरी पढ़ाई लिखाई या ग्रेजुएशन तक की इलाहाबाद की ही है। इलाहाबाद में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज उस ज़माने का एक माना हुआ इंटर तक की पढ़ाई का कॉलेज माना जाता था, वहीं से मैंने इंटर किया। और उसके बाद से उस समय इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट कहलाता था, जिसका नाम सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। वहाँ से ही मैंने बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किया 1975 में। मेरे बाबूजी वहीं उसी इंस्टीट्यूट में नौकरी करते थे। हम 5 भाई बहन थे और पांचों भाई बहन वहीं इलाहाबाद से ही पढ़े हैं। मेरी दोनों बहनें जो मुझसे बड़ी थीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने पढ़ाई की, साइंस में, साइंस की स्नातक रहीं। दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र में थीं और अभी रिटायर हो चुकी हैं। छोटी बहन भी साइंस की ही स्नातकोत्तर परीक्षा में रही और उसमें भी इस समय टीचिंग जॉब में है। मेरे अपने परिवार में इस समय 2 बच्चे हैं, दोनों, एक कनाडा में सेटल्ड है, एक बेंगलोर में बेटी है। हम दोनों यहाँ पे इस समय मियाँ बीवी अकेले हैं पूसा में। पढ़ाई लिखाई जैसा मैंने बताया कि मैंने ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन इलाहाबाद से 1975 में किया। उसके बाद से मैं IIT खड़गपुर चला गया, वहाँ से मैंने एमटेक किया। एमटेक करने के बाद 1978 में मैंने एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज जो ICAR की है उसे ज्वाइन करके एज ए साइंटिस्ट मैं अल्मोड़ा पोस्टेड हुआ, पहली जो उत्तराखंड में है इस समय। वहाँ पे विवेकानंद प्रगति कृषि अनुसंधान संस्थान है, वहाँ में मैंने योगदान दिया और वहाँ पे 16 साल नौकरी की मैंने। उसके बाद से फिर 1994 में मैं भुवनेश्वर शिफ्ट हो गया। उस समय उस इंस्टीट्यूट का नाम था वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर ईस्टर्न रीजन, आज उसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट। वहाँ पे मैंने 2006 तक नौकरी की। 2006 में मैं निदेशक बन के पोर्ट ब्लेयर अंडमान चला गया। वहाँ पर सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैंने एक टेन्योर पूरा किया, फिर वापस भुवनेश्वर आ गया। और फिर 2016 से, उस समय ये विश्वविद्यालय का नाम राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय था, बिहार सरकार के अंतर्गत, वहाँ कुलपति के रूप में नियुक्त हुआ मैं। मेरे ही कार्यकाल के दौरान इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और बाद में महामहिम राष्ट्रपति ने 2017 में मुझे इसका कुलपति नियुक्त किया। तब से 2017 से मैं यहाँ इस समय कार्यरत हूँ। जी, ये आपकी छोटी सी यात्रा, जब तक यहाँ आप आए समस्तीपुर पूसा तक की आपकी जो ये यात्रा रही। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है आपसे रमेश जी, वो ये है कि बीटेक जब आपने करने की सोची, अमूमन होता है कि बहुत सारे एक्सपर्टाइज करने के क्षेत्र होते हैं, लेकिन आपने एग्रीकल्चर यानी कृषि को ही चुना, इसके पीछे कोई ख़ास वजह? कोई ख़ास वजह ऐसी नहीं थी। हाँ, कृषि में रुचि थी क्योंकि बेसिकली हम लोग एक कृषक परिवार से ही हैं। बलिया में हमारी अपनी ज़मीनें हैं, आज भी ज़मीन है, आज भी हम उससे खेतीबाड़ी हमारी होती है वहाँ पे। ऑल्दो अब कोई रहता नहीं है वहाँ पे, सारे भाई बहन हम अपनी नौकरियों में हैं, लेकिन उससे था और किसी से लगाव था। बेसिकली मैं मैथमेटिक्स मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट था, तो इंजीनियरिंग में जाना था, तो किसी इंजीनियरिंग मैंने चुना। जी, बहुत अच्छी बात है। तो यूँ आपका सिलसिला आगे बढ़ा और कहीं ना कहीं जो एक बैकग्राउंड होता है वो इंसान को इंस्पायर करता है, प्रेरणा देता है। तो आप चूँकि एक कृषक फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं बेसिकली ओरिजिनली, तो कहीं ना कहीं एक झुकाव जो आपका है कृषि की तरफ, एग्रीकल्चर की तरफ, कि इसे और ज़्यादा हम बेहतर किस तरीके से बना सकते हैं, इसमें क्या कुछ बेहतरी हम कर सकते हैं, जो योगदान हमारी तरफ से किया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें। असल में कहिए तो कुछ फॉर्मेटिव ईयर्स जब शुरू में पढ़ाई लिखाई के समय उतना ज़्यादा कर सकता हूँ मैं फ्रैंकली कि बहुत ज़्यादा उस समय सोचते हैं, उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं होती। आज के बच्चों के मुकाबले हम लोगों के समय में इतना कैरियर कॉन्शसनेस क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती थी। लेकिन जब मैंने एमटेक करने के बाद नौकरी ज्वाइन की, उस समय मैं बंगाल के सदर्न हिस्सा जो है मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, जो जंगल महल के नाम से कुख्यात रहा नक्सल प्रॉब्लम के कारण,
उस समय मैंने देखा कि नहीं, लोगों को, मेरा बेसिकली जो स्पेशलाइजेशन था वो सॉइल एंड वाटर इंजीनियरिंग में था, और ये मैंने देखा कि बारिश अच्छी खासी होने के बावजूद उस इलाके में गरीबी बहुत ज़्यादा थी। जिस ज़माने में मैंने ज्वाइन किया उस समय 91% जनता जो है वो गरीबी रेखा के नीचे थी, और मैंने ये पाया कि पानी उनकी सबसे बड़ी समस्या है। और सन 77 से लेके आज 2020 तक, पिछले 43 साल की ये जो मेरी जर्नी रही है, इसमें ज़्यादातर मेरा काम पानी पर ही रहा है। और मैंने ये देखा है कि जिनके पास पानी, बरसात खूब होती है, चाहे वो बिहार का एरिया रहा हो, चाहे बंगाल में रहा हूँ मैं, उड़ीसा में रहा, या पोर्ट ब्लेयर में रहा जहाँ 3000 मिलीमीटर बारिश होती है, बिहार में 1200-1100 mm बारिश होती है, उसके बावजूद पानी की लोगों को कमी होती है। इसलिए मेरा सारा जो जीवन गुजरा वो रेन वाटर मैनेजमेंट पे गुजरा कि कैसे बरसात के पानी को इकट्ठा करके हम लोगों तक पहुंचा सकें, लोगों को उससे फ़ायदा दे सकें। जी, आपने इस दिशा की तरफ सोचा और किस तरीके से इसमें बेहतरी आपकी तरफ से हो सकती है, ये तमाम बातें आपने सोची लोगों के लिए? इसमें सबसे बड़ा जो मैं अपने योगदान के बारे में अगर बात करूं, जब मैं पहाड़ों में काम कर रहा था, उस समय यूपी के पहाड़ कहलाते थे जी। तो मैंने देखा कि लोग रहते हैं पहाड़ियों पे ऊपर, और घाटियों में पानी होता है, पहाड़ में उनके पास पानी नहीं है। तो उसके लिए मैंने पॉलीथीन लैंड टैंक्स के ऊपर काम करना शुरू किया, और वो टेक्नोलॉजी इतनी सक्सेसफुल रही कि लोगों के लिए न केवल वो खेती के लिए पानी, बल्कि उनके अपने रोज़मर्रा के काम के लिए भी पानी का उपयोग वो करते रहे। और जिस समय मैंने 94 में छोड़ा अल्मोड़ा, उस समय ये था कि नहीं, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी जा चुकी थी कि करीब 5000 टैंक उस समय मेरी टेक्नोलॉजी से बन चुके थे, और सारे एनजीओज और गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उसे अडॉप्ट किया, एनजीओज ने अडॉप्ट किया, और वहाँ पे काफ़ी चला। जब मैं उड़ीसा आ गया तो मुझे लगता था उड़ीसा का प्लेन एरिया जब देखा तब नहीं, लेकिन जब मैं उड़ीसा के पठारी एरिया में गया, वो पठार, आप जो बिहार के लोग हैं थोड़ा सा जानते होंगे कि आपके नवादा वगैरह के बाद जो एरिया शुरू हो जाता है, जहाँ झारखंड है, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, वो सब एक जैसी ही टोपोग्राफी है। वहाँ देखा कि वहाँ पानी की बहुत किल्लत, लोग पानी, पीने के पानी के लिए परेशान रहते थे। वहाँ पे मैंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की, टैंक कम वेल सिस्टम, जिसमें हमने ये निकाला कि एक नाले के ऊपर अगर हम छोटे छोटे 2000 से 5000 क्यूबिक मीटर के टैंक बना दें, और उस टैंक के कमांड एरिया में फिर वेल बना दें, तो टैंक से जो पानी रिसता है, वो रिसने के कारण वो उस टैंक वेल से हम पकड़ सकते हैं, और वेल में सालों भर पानी रहता है जी। और उससे सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ जो उसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पॉन्ड में हमने किया। और आपको याद बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है उस बात को, आज करीब 20 साल होने को आ गए, लेकिन एक हमारे ट्राइबल भाई थे, उनका रोज़ का जो दिनचर्या थी वो ये थी कि सुबह हल्का फुल्का कुछ नाश्ता करके जंगल में चले जाना, जंगल से लकड़ी काटना और किसी चिड़िया का शिकार करना, और शाम को लौट के वो लकड़ी वहाँ की लोकल हाट में बेच के थोड़ा चावल और उसके साथ जो कुछ होता है तेल मसाला वो खरीद के लाना, और वही चावल और चिड़िया का मीट, ये उसकी रोज़ का खाना होता था। उसने हमारे सिस्टम से जब काम किया, जब उसको पानी मिल गया तो वहाँ पे उसने अरहर उगाई। अरहर जो हुआ करीब ज़्यादा नहीं हुआ होगा, 20 किलो अरहर मुश्किल से हुई होगी। जब अरहर की बहुत अच्छी फसल हो गई तो मैंने उससे पूछा कि दाल का क्या करोगे? कहा सर इसका तो दाल बना के खाएंगे। मैंने कहा इसके पहले दाल तुम कहाँ से लाते थे? और उस समय दालों के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे नॉर्मल प्राइसेस के मुकाबले। तो उसने कहा सर दाल तो मुझे याद नहीं मैंने कब खाई थी, और ये पहली बार बहुत दिनों बाद मैं दाल खाऊंगा। ये एक मेरी ज़िंदगी का, उस आदमी को हमने एक हंटर से, शिकारी से किसान बनाया, और उसके बाद से वो आलू लगाता था, मटर लगाता था, धान भी लगाने लग गया, पानी हो गया तो उसको मैं अपने जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धियों में से एक मानता हूँ। और ये मेरा रहता है कि जो एक गांधी जी का कहना है कि अगर आप समाज के आखिरी व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछ सकें, वो आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और मैं समझता हूँ, अब शायद छोटे मुँह बड़ी बात हो जाए, लेकिन आज भी मैं ये समझता हूँ कि वो मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। प्रभु की कृपा से उसके बाद से अवार्ड्स बहुत ढेर सारे मिले। मैं ICAR का जो सबसे बड़ा अवार्ड, मतलब 3 बड़े अवार्ड जो हमारे सिस्टम में हैं, ICAR का सबसे बड़ा अवार्ड था रफ़ी अहमद किदवई अवार्ड, 2005 में मुझे मिला, और उस समय मैं शायद सबसे यंगेस्ट था जो इस अवार्ड को मिला। उस समय मेरे 50 नहीं पूरे हुए थे।
और उसके बाद से मुझे अपनी जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियर्स ने, उन्होंने गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। और जो हमारी एक नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज है, उन्होंने मुझे फेलो से सम्मानित किया। ये 3 सबसे बड़े अवार्ड माने जाते हैं। बाकी तो अवार्ड की लिस्ट भगवत के पास काफ़ी लंबी है, लेकिन ये 3। लेकिन जो बात मैं आज भी कहता हूँ, यही हुआ मेरे साथ पोर्ट ब्लेयर में भी। जब मैं पोर्ट ब्लेयर पहुँचा तो मेरे अपने कैंपस में पीने के पानी की इतनी परेशानी थी, कुछ कहने को नहीं। 4-4 दिन बाद पानी आता था। और फिर वही सिस्टम जो मैंने टैंक कम वेल सिस्टम डेवलप किया था, उसको वहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया। और उससे आज भी 10 साल हो गए मुझे छोड़े हुए वहाँ। और 10 साल बाद भी लोग याद करते हैं कि नहीं साहब, वो सिस्टम जो लग के गया, कम से कम हमारी कैंपस में पीने की पानी वो हो गई। और कुछ ऐसा ये वेल्स वगैरह बनाने का जो हमारी एक दिमाग का नैक मिल गया कि उस समय जब सुनामी के बाद वहाँ पीने के पानी की प्रॉब्लम्स हुई थी, तो एक गांव में हुआ कि एपीसी के साथ बैठा बातें कर रहा था, तो उन्होंने किसी गांव का मैंने कहा कि देख लीजिएगा, वहाँ सैलाइन वाटर निकल सकता है। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कहा सर एक दिन आके आप देख लीजिए। मैंने एक दिन पूरे 3 घंटे धूप में पहाड़ में घूम के मैंने उनके 9 कुओं की साइटिंग की कि यहाँ पे कुएँ बनाएंगे। और उस 9 कुओं में सब में पानी निकला। अदरवाइज़ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम बनाने बैठते हैं तो कितनी जगह जो बना दिया कुआं, वहाँ पे पानी नहीं निकला। पानी निकला तो खासतौर से समुद्र के किनारे के इलाकों में परेशानी होती कि खारा पानी निकल आया। ये एक मेरी एक कैपेसिटी रही है कि पहाड़ी इलाकों में खासतौर से मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पानी मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। मेरा पॉलिटिशियन से झगड़ा भी हो चुका है। एक प्रोजेक्ट में मेरा झगड़ा हो गया इसी बात को लेकर। वो चाहते थे कहीं और बनाना, मैंने कहा नहीं, यहाँ नहीं बनेगा। उन्होंने बोला, अंत में हमने वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया। लेकिन मैंने कहा मैं इससे समझौता नहीं करूँगा कि मैं यहाँ बना दूँ और वहाँ पानी ना निकले। जी, कहीं ना कहीं आपकी ये जो सोच है, आपकी ये जो क्षमता है, जो कर्मठता है, यही आपको कहीं ना कहीं आगे लेकर जाती है और लोगों के हित के लिए आप काम करते जाते हैं। ये अपने आप में बहुत ही गर्व करने वाली बात है। दर्शकों, हमारे ख़ास मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं। उनसे जो बातचीत है वो हम बदस्तूर जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल नहीं भूले हैं कि आपके स्वास्थ्य का और आपकी फ़िटनेस का हमें उतना ही ख्याल रहता है जितना आप अपने बारे में सोचते हैं। इसीलिए हर रोज़ कार्यक्रम बिहार बिहान में हम आपके लिए लेकर आते हैं एक फ़िटनेस सेगमेंट, एक हेल्थ सेगमेंट। तो चलिए देखते हैं क्या है आज के फ़िटनेस सेगमेंट में। तो देखा आपने कि जिम में जाकर हम किन स्टेप्स को फॉलो करके अपने आप को फिट रख सकते हैं और तंदुरुस्त रख सकते हैं। ये तो बात हुई दर्शकों हेल्थ सेगमेंट की। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं, रमेश जी। तो चलिए उनसे हम बातचीत जो है उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रमेश जी, आपने अपनी तमाम एक्सपीरियंसेस, अपनी तमाम जो आपने चैलेंजेस अपने जीवन में फेस किया है, अपने प्रोफेशनल एरिया में, कार्य क्षेत्र में, उसको आपने साझा किया। वाकई कहीं ना कहीं हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि जहाँ नामुमकिन भी है, वहाँ अगर हमारे हौसले बुलंद हों तो वहाँ हम पत्थर से भी पानी और निकाल सकते हैं। जहाँ नामुमकिन है उसको भी हम मुमकिन बना सकते हैं। ऐसा संभव है अगर विश्वास हो, हौसला हो। आगे बढ़ते हैं और अब आपसे हम जानना चाहेंगे रमेश जी, आप कुलपति हैं, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी मिला है इसे। जानना चाहेंगे कि बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट हम कह सकते हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है आपका। आप कुलपति हैं यूनिवर्सिटी के। कितनी ज़्यादा जिम्मेदारियां आपके कंधों पर होती होंगी, ये भी हम आपसे जानेंगे। साथ ही साथ जो कोरोना काल इस वक्त चल रहा है, जो फरवरी मार्च के बाद से जो स्थितियां हमने देखी हैं, बहुत ही घातक स्थितियां, बहुत ही फैटल सिचुएशंस जिसे हम कह सकते हैं, ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज होता है एक कुलपति के ज़िम्मे कि वो अपने कैंपस को, अपनी यूनिवर्सिटी का ध्यान रखे, ख्याल रखे। देखिए, कैंपस के कुलपति होने के नाते, एक विश्वविद्यालय कुलपति में सबसे बड़ी जो मेरी जिम्मेदारी थी वो मेरे अपने विद्यार्थियों के प्रति थी। मुझे आज भी वो दिन याद है, 14 मार्च को बिहार सरकार ने ये आदेश निकाला कि नहीं, क्लासेज अब सस्पेंड कर दी जाएँ। उससे जस्ट उस समय जब ये ऑर्डर आया, मैसेज मिला मुझे कि ये आदेश जारी हुआ है, मैं उससे पहले अपने स्टूडेंट से ही बातें कर रहा था। मैंने हर कॉलेज में, जो मेरे पास 8 कॉलेज हैं, 8 कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेज हैं, कैंपस में ही हैं, तो 8 कॉलेज के स्टूडेंट से बात करके उन्हें बता रहा था कि नहीं, अब कोविड की ये प्रॉब्लम है, आप कितना सुरक्षित अपने को रख सकते हैं।
जब ये हुआ कि क्लासेस सस्पेंड गए, मैंने कहा नहीं, हॉस्टल खाली करा लिए जाएं। और बच्चे हमारे, चूँकि पूरे देश के बच्चे हैं हमारे पास, तो इसलिए मैंने कहा इन बच्चों को अपने अपने घर भेजिए। हमने अगले दिन से बच्चों को घर भेजने का इंतजाम किया, उनसे कहा अपने अपने रिजर्वेशन करा लो। जिनको एयरपोर्ट आना था उनको एयरपोर्ट मैन ने अपनी गाड़ियों से भेजा। हमने कहा नहीं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट मत यूज करिए, इस समय कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अपनी अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी की गाड़ियों से, जीप, कार, बस, तीनों से उपयोग करके हमने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन सारे बच्चों को छोड़ा। और 3 दिन के अंदर हमने सभी बच्चों को अपने यहाँ से भेज दिया। बल्कि उसमें ये नौबत आ गई कि एक बच्ची थी हमारी, पूना की थी, वो रोने लग गई कि सर मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि हमारे पुणे उसके घर के जस्ट पीछे कोई गली जो मोहल्ला था, उस मोहल्ले में किसी की डेथ हो गई थी। कहा वहाँ ज़्यादा फैला हुआ है, यहाँ पे हम ज़्यादा सेफ हैं। हमने किसी तरह समझा बुझा के सबको भेज दिया। और ये लक की बात थी कि 24 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की जब घोषणा की, नेशनल लॉकडाउन की, उस समय तक हमारा हॉस्टल खाली हो चुका था। उससे पहले भी हमने 2 दिन के लिए लॉकडाउन किया था, जब कर्फ्यू लगा था, जनता कर्फ्यू, उस समय भी हमने बंद कर दिए थे 2 दिन के लिए। और जो हमारे स्टाफ कुछ एक हैं जो बेचारे अकेले रहते हैं, जिनकी फैमिली पटना में या कहीं और रहती हैं, वो सब छुट्टियां थी तो वो अपने घर चले गए। तो जिस दिन लॉकडाउन हुआ उस दिन वो सारे लोग हमारे कैंपस से जा चुके थे जो कि अपने परिवार से दूर थे, या हमारे जितने विद्यार्थी थे वो सब हॉस्टल खाली हो चुका था। तो उसके बाद से तुरंत हमने एक्शन में, जब लॉकडाउन हो गया, हमने अपने पूरे कैंपस को सील कर दिया। केवल एक गेट खाली रखा, उस गेट से जो भी लोग आ रहे थे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग तुरंत शुरू करवाई, सैनिटाइज करवाना शुरू किया सारी व्हीकल्स का। पूरे कैंपस को हमने सैनिटाइज किया, रोड्स, रेजिडेंशियल एरिया, एकेडमिक एरिया, सारा एरिया हमारा सैनिटाइज होता रहा। और रोज़ शाम को मैं अपने घर पे लॉन में मीटिंग करता था। क्लोज डोर में मीटिंग करनी बंद कर दी, लॉन में मीटिंग करते रहे हम लोग। और डेली इस बात का हम डिसीजन लेते रहे कि कहाँ क्या क्या हम बोल रहे हैं। हमारे चारों डॉक्टर बिल्कुल मुस्तैद रहे, और प्रभु कृपा है आज 7 महीने हो गए। 7 महीने में मेरा 6000 लोग मेरे कैंपस में रहते हैं, एक भी केस कोविड का नहीं आया है। हमने ये किया। उसके बाद से जहाँ लॉकडाउन हो उसके 1 हफ्ते बाद हुआ कि अब ये बच्चे करेंगे क्या अपने अपने घरों में बैठ के। हमने तुरंत, अभी ऑनलाइन कोर्सेज का कोई प्रोविज़न किसी शुरू नहीं हुआ था, मैंने अपने से जितने टीचर्स थे सबको कहा आप कोर्सेज लिखिए, तैयार करिए अपने लेक्चर और पोर्टल पे डाउनलोड कर दिए, अपलोड कर दीजिए। और स्टूडेंट्स को मैसेज दिया कि आप उससे अपने हिसाब से, ये नहीं कि जैसे नॉर्मल ऑनलाइन क्लासेस चलता है, जैसे मैं इस समय बोल रहा हूँ मेरे को वही सुन सकता है जो इस समय ऑनलाइन हो, वो नहीं, उसको हमने पोर्टल में डाल दिया ताकि लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जब उनको नेट कनेक्टिविटी हो, जब उनके पास बिजली हो, वो डाउनलोड कर सकें। और उसके बाद से फिर व्हाट्सएप से, ईमेल से वो अपने टीचर से डाउट क्लियर कर सकें। इस तरह करके हमने सबको जो है, हमारी क्लासेस चलती रहीं, कोई सी का टाइम नहीं बर्बाद हुआ। हमारी लाइब्रेरी के जितने ई रिसोर्सेज थे, सारे ई रिसोर्सेज को हमने मैनेज किया कि हमारे बच्चे उन्हें एसेस कर सकें। इसके अलावा भी मैंने एक अपने टीचर कहा कि नहीं, आप घर पे बैठ के खाली मत बैठिए, जो भी आपके पास मटेरियल पड़ा हुआ है अपने पुराने रिसर्च पेपर्स लिखिए, किताबें लिखना शुरू करिए। जो मीटिंग में बुलाता था उसे मैं डिसाइड किया नहीं इतनी किताबें हमारी निकलेंगी, और 6 महीने में हमारे पास 5 किताबें आ गईं। हमारे टीचर्स बिल्कुल बैठे नहीं रहे, बल्कि उस दिन हमारे रजिस्ट्रार साहब मजाक कर रहे थे, कहते हैं सर हमने ज़्यादा काम किया है कोविड के दौरान बल्कि उससे। और उसके बाद से फिर हमने मिड टर्म सेमेस्टर एग्ज़ाम लिया, एंड टर्म सेमेस्टर एग्ज़ाम लिया, और एग्ज़ाम के भी हमने अपना एक ऐसा सिस्टम चलाया कि जिसमें एग्ज़ाम की पूरी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो हुई, और हमने 1 अगस्त के फर्स्ट वीक में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए। और नया सेशन, जो पुराने बच्चे थे हमारे, उनका नया सेशन हमने 25 अगस्त से सब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन क्लासेज हमारी चल रही हैं। 3 दिन हमारे टीचर्स जो है अपना बना के लेक्चर उसे अपलोड कर देते हैं, और 3 दिन उनका ऑनलाइन क्लासेज चलती हैं जिसमें वो उनसे डाउट पूछ सकते हैं। ये एक पढ़ाने का तरीका रहा है बाहर की यूनिवर्सिटी में कि नहीं, टीचर्स केवल नोट बना के दे देता था, आप पढ़िए और उसके बाद से क्वेश्चन पूछिए। तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स अपने खुद ही पूछते हैं, उनमें पढ़ने की एक प्रवृत्ति आती है, वो पूछते हैं। तो ये सिस्टम हमारा चल रहा है। अभी NTA ने नया एग्ज़ाम ले लिया है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो इस साल बच्चे नए आएंगे उनके लिए भी हमने पोर्टल बना रखा है कि उनको फिजिकली आने की अभी ज़रूरत नहीं है, एडमिशन्स हो जाएंगे। जिस दिन राज्य सरकार कहेगी कि अब आप यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, कॉलेजेस खोल सकते हैं, उस दिन से हम करेंगे। और जो MSc में, जो PhD में जो वाइवा होता है, थीसिस सबमिशन, इवैल्यूएशन होता है,
सारा कुछ ऑनलाइन करवा के हमने ऑनलाइन किया है। ऑनलाइन हमारे वेबिनार भी ऑर्गेनाइज हुए हैं। तो इस तरह टोटल हमने एक और चीज़ बताऊँ आपको कि हमने सैनिटाइजर डिस्पेंसर जो बिना टचलेस वाले हैं, मैंने खुद डिज़ाइन किया और मेरी वर्कशॉप में खुद फैब्रिकेट हुए। हमने 40 ऐसे सैनिटाइजर डिस्पेंसर बनाए और आज की तारीख में हमारी हर बिल्डिंग के गेट पे सैनिटाइजर डिस्पेंसर रखा हुआ है। लोग उससे सैनिटाइज करके अपने हाथ जाते हैं। अब वो उनकी आदत में शुमार हो गया कि आपको बिल्डिंग में घुसना है, अपने हाथ सैनिटाइज करिए। साथ ही साथ मेजर एक हमने टचलेस हैंड वॉश सिस्टम भी डेवलप किया कि एक पाँव से दबाएंगे तो साबुन निकलेगा, दूसरे पाँव से दबाएंगे तो पानी निकलेगा और उससे आप हाथ धो के उसके बाद अंदर जाएं। और वो भी हमारे कैंपस में अलग अलग जगह लगे हुए हैं। हमारे कैंपस में 3 मंदिर हैं, तीनों मंदिरों में भी हमने वो बांटा है जो है हाथ धोने वाला, और एक सैनिटाइजर डिस्पेंसर और एक हैंड वॉश सिस्टम हमने समस्तीपुर सदर हॉस्पिटल को भी दिया है कि आप उसे अपने यहाँ प्रयोग करें। तो ये बाकी लोगों ने खरीदा, ये सैनिटाइजर डिस्पेंसर और बाकी सब चीज़ें हमने खुद डिजाइन करके हमने खुद अपने यहाँ प्रयोग लगाया, क्योंकि यही आज के डेट में जिसे हम कहते हैं द न्यू नॉर्मल, शायद इसे हम कहते हैं। दर्शकों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अपने खास मेहमान से करेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं बिहार बिहाना। हमारे खास मेहमान हमारे बीच मौजूद है और उनसे जो बातचीत है उस सिलसिले को हम लगातार आगे बढ़ाएंगे। रमेश जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे हम जान रहे थे कि किस तरीके से आपने एक कुलपति होने के नाते, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, कि आप अपने यूनिवर्सिटी के सेशंस को इतने कठिन समय में, इतने कठिन कोरोना काल में कैसे मैनेज किया आपने, कैसे रेगुलर आपने सब चीज़ जो रेगुलेट किया, सारी चीज़ें जो है वो एक वे में ही चली जैसे वो चल रही थी, कहीं कुछ हैम्पर नहीं हुआ पढ़ाई लिखाई में, स्टूडेंट्स को कहीं कोई दिक्कत नहीं पेश आई। एक आयाम आपके व्यक्तित्व का अगर हम डिस्कस करें, हाँ, दर्शकों को भी मैं बताना चाहूँगी कि इतने सुचारू रूप से चलाने वाले, इतने सुलझे हुए व्यक्तित्व के मालिक जो हमारे आज के ख़ास मेहमान हैं, इतना कुछ इन्होंने चैलेंज अपने लाइफ में एक्सेप्ट किया और उसे फुलफ़िल किया, उसे एकम्प्लिश किया। एक आयाम ये भी है कि राइटिंग स्किल्स, यानी कि लिखने की भी एक बहुत ही दिलचस्प कला है हमारे आज के ख़ास मेहमान में। तो यहाँ रमेश जी, आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगी और दर्शकों से भी चाहूँगी कि आप साझा करें कि किस तरीके से जो इतनी कठिन परिस्थितियों को पार करके आज हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ आए हैं। कोरोना काल जिसे हमने कहा, जो मार्च से शुरू हुआ और अभी तक कायम है और आगे भी कब तक इस बीमारी का यहाँ होगा, हमसे सामना करना होगा, इसका कोई अता पता नहीं है। ऐसे स्थितियों में अपने स्टूडेंट्स को आप कैसे मोटिवेट किया है आपने अपनी कविता के माध्यम से? हम चाहेंगे कि आप उस कविता को सुनाकर हमारे दर्शकों को भी मोटिवेट करें और हमें भी मोटिवेट करें। हाँ, धन्यवाद। ये इस समय कोविड काल में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए, कि वो अपना आत्मविश्वास खो रहे थे, अपनी ज़िंदगी से वो निराश होने की एक हालत आ रही थी। उस पर मैंने 2 कविताएं लिखी थी और वो मैंने अपने बच्चों के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ शेयर भी की। पहला था हमारा, गिरना कब मना है, गिरना कब मना है, दौड़ने वाले ही गिरते हैं, गिरना कब मना है, दौड़ने वाले ही गिरते हैं, गिरकर उठना सीखो, गिरकर उठना सीखो, धूल झाड़ो, चोट पर बैंडेड लगाओ, फिर से दौड़ो, गिरकर उठना सीखो, धूल झाड़ो, चोट पर बैंडेड लगाओ, फिर से दौड़ो। ये मत सोचो, ये मत सोचो कि साथ वाला आगे निकल गया, ये मत सोचो कि साथ वाला आगे निकल गया, क्या पता वो आगे गिरा मिले, पर अगर और तुम उससे आगे निकल जाओ, क्या पता वो आगे गिरा मिले और तुम उससे आगे निकल जाओ, पर अगर वो आगे निकल भी गया, पर अगर वो आगे निकल भी गया तो क्या हुआ, तुम अपनी रेस में रहो, लक्ष्य मिलेगा, तुम अपनी रेस में रहो, लक्ष्य मिलेगा, पर उसके लिए दौड़ना जरूरी है, पर उसके लिए दौड़ना जरूरी है, गिरना मना नहीं है, पर गिरकर फिर उठने की कोशिश न करना मना है, गिरना कब मना है। वाह, क्या बात है, धन्यवाद। और एक और हमने लिखी थी कि हर युद्ध को हमें अकेले ही लड़ना होता है, हर युद्ध को हमें अकेले ही लड़ना होता है, कोई बस कुछ दूर तक ही साथ चलता है, फिर तो सभी मजबूरी बता चल देते हैं, फिर तो सभी मजबूरी बता चल देते हैं, रण क्षेत्र में अपनी जीविका ही काम आती है। कभी कभी आत्मविश्वास के जर्रे जर्रे उड़ जाते हैं,
जिंदगी जीने का मकसद खत्म होने लगता है। कभी कभी आत्मविश्वास के जर्रे उड़ जाते हैं। जिंदगी जीने का मकसद खत्म होने लगता है। सब कुछ खत्म होने का एहसास हावी होने लगता है। सब कुछ बेमानी लगने लगता है। पर जिस जिंदगी की एक एक ईंट खुद रखी हो, उसमें लगे गारे का एक एक कण आपके परिश्रम के पसीने की बूंदों से सना हो, पर जिस जिंदगी की एक एक ईंट आपने खुद रखी हो, उसमें लगे गारे का एक एक कण आपके परिश्रम के पसीने की बूंदों से सना हो, उसे छोड़ना हारना बहुत बड़ी गलती है। उसे छोड़ना हारना बहुत बड़ी गलती है। ये जिंदगी ये सफलताएं किसी ने उधार में नहीं दी हैं। ये जिंदगी ये सफलताएं किसी ने उधार में नहीं दी हैं। लड़कर संघर्ष के बाद ये पायदान मिला है। लड़ो लड़ते रहो, लड़ो लड़ते रहो, अपने आत्मविश्वास को टूटने मत दो। हौसले के आगे तो मौत भी हार जाती है। हौसले के आगे तो मौत भी हार जाती है। लड़ने जीतने के ख्वाब जिंदा रखो, लड़ने जीतने के ख्वाब जिंदा रखो। बहादुर बनो, मौत की आहट से भी लड़ो। क्या बात है, बहुत ही ख़ास, बहुत ही खूब। और एक एक शब्द आपकी कविता के हमें सुनने के बाद, जब श्रवण हम करते हैं, उसे श्रवण करने के बाद हमारे अंदर एक नई स्फूर्ति, एक नई ऊर्जा का संचार करती है। बहुत ही सुंदर रचना है आपकी रमेश जी। बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहूँगी आपको, वाकई बहुत ही प्रेरणादायक। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों की जो सुबह है, इन दोनों कविताओं के माध्यम से वाकई हम जीवन में अगर उदास हैं, निराश हैं, बस उस क्वार्टर ऑफ सेकेंड में हम ये डिसीजन लें कि हम दोबारा उठ खड़े हो सकते हैं, हम चल सकते हैं। बस हमें रुकना नहीं है, आगे ही चलते जाना है। भले आप धीरे चलें, तेज़ चलें, लेकिन चलते जाना है, यही जीवन का नाम है। बहुत ही खूबसूरत रमेश जी। आपने अपने जीवन में तमाम परिस्थितियों से आपने लड़ा, आप आगे बढ़े और आज आप इस मुकाम पर हैं कि आप दूसरों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो चैलेंजेस रही हैं आपकी पूरी आपके कार्यक्षेत्र में, आपके वर्क प्रोफाइल में या आपकी पर्सनल लाइफ में, वो तमाम चीज़ें, उनमें से एक हम चाहेंगे कि दर्शकों के साथ आप ये भी साझा करें कि किस तरीके से आपने बेलपत्र, जिसे हम सावन के महीने में भगवान भोले पर चढ़ाते हैं, करोड़ों अरबों की संख्या में श्रद्धालु चढ़ाते हैं और अंततः मंदिरों से उस बेलपत्र को डिस्पोज कर दिया जाता है, लेकिन उसको किस तरीके से बेलपत्र मैनेजमेंट आपने किस तरीके से किया, ये हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। छोटी सी कहानी। इसके पीछे भी एक छोटी सी घटना ही है। देवघर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन, बाबा धाम, मैं सब परिवार गए थे हम लोग, और वहाँ पे यही देखा कि नहीं, जितना बेलपत्र वगैरह है चढ़ाते पूरा ढका हुआ होता है गर्भगृह, और उसके बाद से जब मैं बाहर निकला तब देखा कि पूरा ढेर पड़ा हुआ है, सड़ रहा है। तो ये लगा क्या है, ये क्या हो रहा है। जिस बेलपत्र, जिस फूल को हम सुबह श्रद्धा से चढ़ा कर आए हैं, वो शाम को कूड़ा बन जाए, ये तो हमारी श्रद्धा के प्रति एक अन्याय है। तब हमने कहा क्यों नहीं हम इसे सही ढंग से इसको हम रिसाइकिल करें। मैंने वहाँ पे जो हमारा एक कृषि विज्ञान केंद्र है उनसे बात की कि एक और संस्थान है भोपाल में, उनसे बात की, और फाइनली हम इस पे निकले कि इसको हम ले जाएंगे, इसको छाटेंगे, वो करेंगे, थ्रेसिंग करेंगे, और इसके बाद इसको गोबर के साथ मिलाकर इससे हम खाद बनाएंगे, और वर्मी कंपोस्ट, केचुआ वाली खाद जो कहते हैं, वो हम बनाएंगे। और मुझे आज ये कहते हुए इस मंच से बहुत खुशी है कि ये अब सारा हो रहा है और पूरा वो एरिया साफ़ है। उसके बाद जब अगली बार मैं गया तो वहाँ रेजिडेंट से भी मैंने बात की। वो लोग कहते हैं साहब इससे ज़्यादा कोई बेहतर नहीं होता। हम भी इस सड़ात से तंग आ चुके थे जो लोग वहाँ रहते हैं, और कम से कम अब हमें इस सड़ात का सामना नहीं करना पड़ता। सब कुछ यहाँ से साफ़ हो जाता है। पुजारी भी बहुत खुश थे, जो दर्शनार्थी हैं उनका भी हमने सर्वे करवाया है, बहुत अच्छी इससे हमें मिला। उसके बाद से जब देवघर हो गया तो मैंने अपने वैज्ञानिक जी से कहा कि यार हमने इतने दूर तो कर दिया, हम अपने घर के पास भी तो कुछ करें। तो बाबा गरीब स्थान मंदिर जो मुजफ्फरपुर में है, वहाँ हमने बात की और वो लोग भी बहुत खुश हुए, और अब वहाँ से रोज़ एक ई ट्राली जो है वो हमने खरीदी, ई ट्राली में लद के वहाँ से रोज़ सामान आता है और वो हमारे अपने जो वर्मी कंपोस्ट यूनिट है वहाँ होता है।
इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि हमारे 800 क्वार्टर हैं करीब अपने कैंपस में। 800 क्वार्टर का सारा कूड़ा रोज़ सुबह कलेक्ट होता है और सारा कूड़ा हमारा वर्मी कंपोस्ट यूनिट में चला जाता है। हमारे हॉस्टल्स का जितना कूड़ा, जितना खाना बचता है, जो सो कुछ निकलता है रोज़, इतने जब 1000 बच्चे खाते हैं तो उनका निकलेगा ही जूठा, वो सारा कुछ हमारा वर्मी कंपोस्ट चलता। तो मेरा कैंपस आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ बिहार का सबसे बड़ा साफ कैंपस है। आप पूरे कैंपस में, मेरा 1200 एकड़ का कैंपस है, आप घूम जाइए, आपको कूड़े का कहीं भी ढेर नहीं मिलेगा, सारा ढेर हो। और साथ में हमारी कमाई भी है, हमें वर्मी कंपोस्ट यूनिट से उससे 16 लाख रुपए की महीने की, 1 साल की इनकम है। और जो बाबा गरीबनाथ के यहाँ से जा रहा है उससे भी हमारी 1 लाख रुपए महीने की इनकम हो रही है। क्या बात। तो ये हम स्वच्छता के साथ कमाई कह सकते हैं कि ये स्वच्छता के साथ हम कमाई कर रहे हैं। स्वच्छता के साथ कमाई, साथ ही साथ जो हमारे राष्ट्रपिता ने एक सपना देखा था स्वच्छ भारत का, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा था स्वच्छ भारत का, कहीं ना कहीं उस सपने को भी साकार करने की ओर एक छोटा सा कदम, और बदलाव की शुरुआत हम खुद से ही करें तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज मैं ये बड़े, मुझे खुशी होती कहने में, गर्व होता है कि नहीं मेरा कैंपस सबसे साफ सुथरा है और हम उस कैंपस से जो भी कचरा निकल रहा है उसको हम खत्म होगी। क्योंकि इसमें बताऊं, ये सारा कचरा हमारा पहले लैंडफिल नदी के किनारे जा रहा था। अच्छा। और नदी में पूरी गंदगी वो जा रही थी, वो सारी गंदगी अब हमारी बच गई है। क्या बात है, बहुत ही काबिल तारीफ कदम है ये। अच्छा रमेश जी, आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये तो आपने बताया कि किस तरीके से बेलपत्र को आपने एक उसका, जिसे हम सोच भी नहीं सकते कि इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है, उसको आपने यूटिलाइज़ किया एक पॉजिटिव वे में। अब एक टर्म, एक फ्रेज़ है वेल्थ फ्रॉम वेस्ट, ये भी जिक्र होता है जब आपके कार्यकाल की बात होती है कि वेल्थ फ्रॉम वेस्ट मैनेजमेंट में भी आपने एक महारत हासिल किया है। हम इसके विषय में भी जानना चाहेंगे थोड़ा। हाँ, मैंने हमारे अपने विश्वविद्यालय में बाकायदा एक सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज ऑन वेल्थ फ्रॉम वेस्ट शुरू किया है। और ये हम आए हैं कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 3 साल पहले शुरू किया था वो कार्यक्रम, किसानों की हम आमदनी दोगुना करें। किसानों की आमदनी दोगुना करने में एक ये वेल्थ फ्रॉम वेस्ट भी, कि जितना हमारा एग्रो वेस्ट निकलता है उसको हम अगर यूटिलाइज करके इकोनॉमिकली यूटिलाइज करें तो हम उससे जो है ज़्यादा इनकम किसानों की बढ़ा सकते हैं। इसके लिए पर हमारे पूरे वैज्ञानिक की पूरी एक टीम काम कर रही है। हमने केले के जो थंब होता है वो थंब से पूरा निकल उसके हर हिस्से का हमने प्रयोग करके काम किया है, उससे आमदनी हो रही है। मतलब उसमें यह है कि दो किसान को जहाँ 1.5 लाख 2 लाख रुपए प्रति एकड़ मिलता है, वो इससे करके 5 से 6 लाख रुपए पर एकड़ कमा सकता है। उसका खाद, उसमें रेसा, उसका कैटल फीड सारा बन सकता है, वो हम कर रहे हैं। अरहर, अब उज्ज्वला योजना आने के बाद अरहर जो जलावन में काम आता था वो नहीं आएगा। अरहर के जो डंठल होते हैं उनके लिए भी हमारे काम कर रहे हैं मेरे वैज्ञानिक। और हमने अरहर के डिफरेंट सामान से उससे बहुत ही डेकोरेटिव चीज़ें बनाई हैं। इस वक्त हम बल्कि जो नया साल आएगा कैलेंडर उसका जो होगा, अरहर के ही डंठलों से बना हुआ कैलेंडर, उससे की रिंग्स और उससे बहुत ढेर सारा सामान हमारे वैज्ञानिक और हमारे स्टूडेंट्स बना रहे हैं जी। मक्का दाना निकालने के बाद जो बनता है, यहाँ लोकल भाषा में उसे लेढ़ा बोलते हैं, काब स्टोन हम अंग्रेजी में बोलते हैं उसे। उस काब स्टोन से 2 तरह के उसमें हम प्रोडक्ट बना रहे हैं और काफ़ी अच्छी, और मुझे उम्मीद है कि अगले 3-4 महीनों में हम एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट लेके आएंगे जो कि थर्मोकोल को रिप्लेस करेगा पैकेजिंग में। अच्छा। और अगर हम वो सक्सेसफुल हो गए, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें सफलता मिलेगी, ये एक बहुत बड़ा होगा। क्योंकि थर्मोकोल हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। शायद हमारे दर्शकों को न पता हो कि थर्मोकोल को डिकम्पोज होने में 500 साल लगते हैं। एक जो थर्मोकोल हमारे पास जब कोई भी सामान आता है घर में तो उसमें पैकेजिंग में थर्मोकोल की गोलियां होती हैं, थर्मोकोल के इतने बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, थर्मोकोल की पूरी सीट होती है। अभी मैंने देखा आपके स्टाफ यहाँ से वो सीट पूरी उठा के ले गए। वैसी सीट बाद में हम फेंक देते हैं, वो 500 साल लगते हैं उसको डिकम्पोज होने में। इसका रिप्लेसमेंट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सब्जियों के जो टुकड़े बच जाते हैं उनसे हर्बल गुलाल बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। और पिछले साल करीब हमने 1 कुंटल गुलाल बेचा, अपने ही कैंपस में ही बेचा। इस साल बहुत डिमांड है हर्बल गुलाल टोटल। हल्दी के पत्ते, हल्दी कटने जो सूख जाता है पत्ता, उससे हम तेल निकाल रहे हैं। और जो आपने अभी कहा ना कि आप पत्थर में से पानी निकालने का, हम मजाक करते हैं यार हम बालू में से तेल निकाल रहे हैं।
तो हल्दी के पत्तों में से हम तेल निकाल रहे हैं, और जो गागर नींबू होता है उसके जो छिलके होते हैं उसके छिलके से भी तेल निकाल के हम कर रहे हैं, उसके कुछ एक उपयोग आते हैं। तो इस तरह अलग अलग चीज़ों से हम एक नैनो इंडस्ट्री की परिकल्पना कर रहे हैं जिससे हम आगे काम कर सकें। जी, आपने इतना कुछ बताया रमेश जी, पूरी जीवन यात्रा आपकी रही, आपके अनुभव, आपकी जीवन के बारे में, आपकी कार्यक्षेत्र के बारे में तमाम बातें हमने आपसे जानी। लेकिन अगर इस पूरी जीवन यात्रा को आपकी कलम से अगर हम देखना चाहें, आपकी नज़र से देखना चाहें, तो आप क्या सुनाएंगे? कौन सी कविता है आपकी लिखी हुई? है कविता तो वो है एक मेरी जीवन यात्रा पे मैंने आज से करीब 10 साल पहले लिखी थी जी, आज भी, लेकिन वो उतनी ही प्रासंगिक है। मैं उसमें उसका आधा सुनाना चाहूँगा। वो कविता लंबी है कि शिखर और भी हैं विजय पाने को, प्रभु बस यही प्रार्थना है शक्ति देना उन चोटियों पर पहुँचने की, पर बचाकर भी रखना। ये लाइन थोड़ा सा वो करिएगा, पर बचाकर भी रखना आत्मश्लाघा से मुक्त होने से। मैं गर्वित रहूं अपनी उपलब्धियों पर घमंड न हो। गर्व और घमंड के बीच का डिफरेंस यहाँ पे करने मैंने कोशिश की है। इस ऊंचे शिखर पर खड़े हो उन्हें न भूलूं जिन्होंने सहारा दिया था जब मैंने चलना सीखा था, लड़खड़ाए कदमों को संभाला था। ऊंचाई पर खड़े हो उन पगडंडियों को न भूलूं जहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ था। क्या बात है, वाकई बहुत ही खूब। रमेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने इतनी सारी प्रेरणादायक बातें की, इतनी सारी मोटिवेशनल बातें की। वाकई आपका जीवन जो है वो कुछ न कुछ नया सिखाता है हम सभी लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका, आप हमारे कार्यक्रम में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और मेरी कोशिश रहेगी कि जितने भी दिन अभी एक्टिव में बचे हुए हैं मैं इस राज्य की और किसी की सेवा कर सकूं। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये तो बात हुई हमारे आज की खास मेहमान के साथ, और जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज़ कार्यक्रम बिहार बिहान में हम आपको लिखवाते हैं अपना पता, क्योंकि अपना पता लिखवाना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें कार्यक्रम को और बेहतर बनाने का इससे मौका मिलता है। तो चलिए फटाफट उठाइए कॉपी और कलम और नोट कर लीजिए हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है directorddkpatna@gmail.com। तो अपनी प्रतिक्रियाएं और अपने सुझाव जो हैं वो निरंतर हम तक पहुंचाते रहिए ताकि हम इससे कार्यक्रम को और बेहतर भी बना सकें। फिलहाल आज के बिहार बिहान के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन कल सुबह हम फिर एक नए मेहमान के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई रोचक जानकारियों के साथ आपके समक्ष फिर से हाजिर होंगे। लेकिन आपको हम आज छोड़े जाते हैं इस प्यारे से गीत के साथ जिसका नाम है स्वच्छ भारत गीत। तो चलिए आप देखिए इस गीत को और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।